हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोकस मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। मैं आपको पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसा ही सिलेबस में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग शुरू करूंगा। मेरा पहला टॉपिक रहेगा इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, और यहाँ से मैं इसको आपको शुरू कराऊंगा। उसके बाद कोनिक सेक्शन और सारा जितना भी सिलेबस में दिया हुआ है कंप्लीट कराऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू होगा कुछ बेसिक फार्मूलाज से। तो इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। और क्यू के कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 है, पी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। तो आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा कि डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच की दूरी जो होती है निकालते हैं कैसे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? ये फार्मूला तो आपको पता होगा, लेकिन कभी आपने सोचा ये आया कैसे? मैं आपको बताता हूँ। मैंने दो पॉइंट्स कंसीडर किए थे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, p और q। जैसा कि आप देख सकते हैं p और q दो पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 को दे रखे हैं। अब कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस जो है y1 है और ये डिस्टेंस x1 है। सिमिलरली ऐसी पॉइंट q दे रखा है, तो q पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है x2 होगी और ये टोटल दूरी जो है वो y2 होगी। ठीक है ना? अब इतना आपने देख लिया कि ये x1 x2 है और ये y1 y2 है। तो हमें निकालना है RS। RS निकालोगे तो कैसे निकालोगे? दिस माइनस दिस। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। बस इसी का हमको यूज करना है। और ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि इतनी डिस्टेंस जो है t तक की या st इक्वल होगा PR के और इक्वल होगा किस चीज के? y1 के। तो ये डिस्टेंस भी y1 के इक्वल होगी, है ना? अब ये डिस्टेंस y1 है और टोटल QS डिस्टेंस जो है वो y2 है। तो हम कहें QT हमारी जो डिस्टेंस होगी वो y2 माइनस y1 नहीं होगी क्या? y2 माइनस y1। तो ये बिल्कुल y2 माइनस y1 होगी। अब हम देखते हैं कैसी इन द ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल लेना है P T Q। इन द ट्राइंगल PTQ बी यूज द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जब यूज करेंगे तब क्या होगा? PQ का स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज के? PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। ठीक है ना? और PQ हमें फाइंड आउट करना है, तो PQ इक्वल होगा किस चीज के? स्क्वायर रूट ऑफ PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। और PT हमारी डिस्टेंस कितनी है? PT डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है, इसका मतलब ये हो गया कि ये डिस्टेंस भी x2 माइनस x1 के इक्वल होगी, क्योंकि ये पैरेलल है और इक्वल भी है। तो ये PT की डिस्टेंस जो होगी वो हो गई x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है ना? प्लस अब हम बात करते हैं QT स्क्वायर की। QT स्क्वायर हमने निकाला QS से। QS y2 था और PR जो है y1। PR y1 है इसलिए ST भी y1 है। ST y1 है और QS y2 है, तो QT जो होगा y2 माइनस y1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब ये तो हो गया जब हमारे दो पॉइंट जो थे कार्डियन कोऑर्डिनेट्स में थे, तो हमने उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। कैसे निकाला? इस तरह से। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, लेकिन हमको वो पॉइंट्स कार्डियन कोऑर्डिनेट्स नहीं देके उन्होंने कहा है कि आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लेते हैं। लेट P R1 थीटा 1 एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट Q R2 थीटा 2 R2 थीटा 2 ये दे रखा है। मेरे पास दो पॉइंट ये दे रखे हैं P और Q, R1 थीटा 1 R2 थीटा 2। सबसे पहले पॉइंट दे रखे हैं उनका मीनिंग समझ लेते हैं, उसके आगे की बात बाद में करते हैं। कोई भी पॉइंट जनरल दे रखा होता है तो उसका मतलब ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में कि ये यहाँ से लेके P से लेकर O तक की जो डिस्टेंस है वो होगी R1। और ये लाइन जो कि पॉइंट P को ओरिजिन से मिलाने से जो लाइन बन रही होती है या फॉर्म हो रही होती है, वो लाइन इनिशियल एक्सिस के साथ में जितना एंगल फॉर्म कर रही होती है वो दे रखा होता है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये हो गया
ये ओपी लाइन जो है इनिशियल एक्सिस के साथ θ1 एंगल फॉर्म कर रही है, दैट इज एंगल दिस इज θ1। ठीक है ना। सिमिलरली क्यू के साथ है। अब ये है कोई पॉइंट क्यू दे रखा था इन्होंने, उसको ओरिजिन से मीट कराते हुए एक लाइन ड्रॉ किया ओ क्यू, जिसकी लंबाई जो है r2 होगी और इनिशियल एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो कितना होगा, θ2। अब ये तो हो गए दोनों पॉइंट्स की पोजीशन को आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, लेकिन हमें पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ना कि उनका नोटेशन देखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमें ये पी क्यू की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब डिस्टेंस पी क्यू की फाइंड आउट करनी है तो उनके बीच का एंगल भी तो पता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे, टोटल एंगल θ2 है, इतना एंगल θ1 है, तो ये इन दोनों का रिमेनिंग एंगल में फाइंड आउट करूं तो क्या ये θ2 माइनस θ1 नहीं होगा। होगा, ये बिल्कुल होगा। तो ये एंगल θ2 माइनस θ1 है। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन टू पोलर पॉइंट्स P and Q, R1 θ1 and R2 θ2। तो हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो पी क्यू का जो डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, तो पी क्यू जो है इक्वल होगा किस चीज के, स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 R1 R2 cos θ1। मैं यहाँ पर डिफरेंस का साइन यूज करूंगा, क्योंकि कॉस के अंदर माइनस आ जाए एंगल में तो कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस इसलिए यूज किया, हो सकता है पॉइंट पी अब इस बार यहाँ पर दे रखा हो, क्यू पॉइंट एज इट इज दे रखा है, तो इस केस में θ1 जो है बड़ा हो जाएगा, θ2 छोटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस केस में देखूं तो इसमें θ2 बड़ा है, θ1 बड़ा है, तो हमको जब इनका डिफरेंस लेंगे तो माइनस का साइन आ सकता है। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट ना करके इनका डिफरेंस यूज करेंगे, जिससे कि हमें सिर्फ और सिर्फ उसके साइन से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, उसकी क्वांटिटी जो उसका मैग्नीट्यूड है सिर्फ उससे मतलब रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे जो फार्मूला में साइन यूज किया है वो साइन यूज किया है डिफरेंस का, ना कि सब्ट्रैक्शन का। अब हम इसमें आगे बात करते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल फाइंड आउट कैसे करते हैं। सेंट्रॉइड का फाइंड आउट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, वो भी फाइंड आउट करते हैं क्या है। जैसा कि हम देख सकते हैं, मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किए थे P और Q, ठीक है, जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 थे। सेक्शन फार्मूला, मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं P और Q। इसमें भी सेक्शन फार्मूले में 2 केस बनते हैं, मैं आपको दोनों कराऊंगा, पहला दूसरा। पहला क्या है, पहला ये है कि जब भी कोई एक्स्ट्रा पॉइंट C ले लेता हूं मैं, वो इस लाइन PQ को अंतःविभाजित या इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा होता है। तो हम बात करते हैं इसके पहले, जब भी जो पॉइंट C है, एक PQ 2 पॉइंट हैं जिनको मैंने मीट करा के एक लाइन ड्रॉ किया PQ, और इस लाइन पे एक पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही, ठीक है ना। एक चीज आप नोट करना और ध्यान देना इस बात पे, पॉइंट C मैंने कंसीडर किया है, वो पॉइंट C पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच कहीं पर भी है, एग्जैक्ट बीच में नहीं है, बीच में कहीं पर भी है, ठीक है। ऐसी केस सेकंड है, उस केस में क्या होगा कि पॉइंट तो सेम रहेंगे, लेकिन इस बार जो मैंने पॉइंट C लिया है, वो पॉइंट C इन दोनों के बीच में ना लेके इन दोनों के बाहर कहीं लिया है। हो सकता है वो P की साइड में हो, जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है, पर ये हमेशा जरूरी नहीं है कि पॉइंट C जो है हमेशा ही P के साइड में ही हो। अगर हमें बाह्य विभाजन या एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करवाना ही है, तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही P साइड में लो, लेकिन आप ये भी तो कर सकते हैं। मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा आगे के लिए, पॉइंट C यहाँ पर भी तो हो सकता है, तब भी तो ये x y, अगर C के कोऑर्डिनेट्स x y लेता हूँ, तब भी तो पॉइंट C इस लाइन PQ को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है। जरूरी नहीं है कि आप इस पॉइंट C को हमेशा P की साइड में ही ले, हमारी मर्जी है कि हम P साइड में ले रहे हैं या Q साइड में ले रहे हैं।
इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब पॉइंट तो आपने क्लियर कर लिया कि हमने पॉइंट सी ले लिया, लेकिन ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी कंसीडर करना है। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि पी क्यू पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ हो रही है पी क्यू, उस लाइन को ये पॉइंट सी m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस m और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो n होगी। अब ये m/n के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, हमें उनकी ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, x की जो वैल्यू होगी वो m टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई हुआ, आप इससे कर दीजिए m इंटू x2, बीच में साइन प्लस का, और n इंटू x1 अपॉन, और जो टोटल लाइन है पी क्यू की डिस्टेंस वो किसके इक्वल होगी? m प्लस n के इक्वल होगी ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो m प्लस n ही होगी, तो m प्लस n, ठीक है ना। ये हो गया x। अब सिमिलरली हमको y के रिगार्डिंग भी निकालना है, तो y भी आ जाएगा सिमिलरली, y इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये हो गया केस 1, जब जो है इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर अब हमें एक्सटर्नली देखना है कि पॉइंट जो है एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है, अब एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है उस केस में क्या होगा? आपने देखा कि P और C के बीच की डिस्टेंस m थी, m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है P से C तक का डिस्टेंस m था, तो यहाँ पर भी P से C तक का डिस्टेंस m होगा, ठीक है। और एक चीज आप बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि जो हम m/n ले रहे हैं किस टाइप से ले रहे हैं। अब n था C और Q के बीच के डिस्टेंस n, तो इस बार डिस्टेंस यहाँ से काउंट होगा, यहाँ से लेके इस पॉइंट C, चलिए इसे हटा देते हैं, Q ये है, तो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस जो है वो पूरी हो जाएगी हमारी n, तो ये डिस्टेंस m और ये डिस्टेंस n। तो इस केस में x के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? x की वैल्यू जो होगी वो होगी m इंटू x2, ठीक है ना, m इंटू x2। अब इस बार इन दोनों के बीच में आएगा माइनस, क्योंकि ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा था। इंटरनली करेगा, अगर इंटरनली करेगा तो आप बीच में प्लस लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। और भाई अगर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेगा, और वहीं अगर ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेगा तब आपको इनके बीच में माइनस साइन लेना है, याद रखना ये आप। सिमिलरली y के रिगार्डिंग m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 अपॉन m माइनस n, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद करने की आपको जरूरत है, जरूर याद कीजिए आप इस फार्मूले को। अब हम इसमें आगे बात करते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्राइंगल भी कहते हैं। किसी भी ट्राइंगल का या किसी भी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या फिर उसको केंद्रक, इन नाम से भी जाना जाता है। तो हमें केंद्रक निकालना है या गुरुत्व केंद्र निकालना है, सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। और फिर ट्राइंगल तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं जिनके वर्टिसेस ABC हैं और जिनके कोऑर्डिनेट जो हैं x1 y1 एंड x2 y2 x3 y3, ठीक है ना। तो ये वर्टिसेस हमको गिवन है किसी भी ट्राइंगल के। तो हमसे पूछा है कि इसका केंद्रक क्या होगा, तो पहले केंद्रक के लिए या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड के लिए पता होना चाहिए मीडियंस क्या होता है, ठीक है ना। तो मीडियंस की प्रॉपर्टी है, उनका जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर इस फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए। तो मीडियंस जो है सामने वाली लाइन पर बाइसेक्ट करता हुआ एक एल्टीट्यूड होता है, ये कहूँ मैं क्या? तो ये देखा जाए तो कुछ हद तक ये सही है, लेकिन सिर्फ एक केस में सही है और वो केस है ये, जब मेरा ट्राइंगल ये दे रखा है, ये मेरा इक्विलैटरल ट्राइंगल हो। जब मेरा इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है उस केस में मेरी जो मीडियन है और जो एल्टीट्यूड होता है वो सेम होता है। एक ही चीज दो जैसे वर्क करती है, एल्टीट्यूड जैसे भी और मीडियन जैसे भी।
लेकिन ये केस इक्विलेटरल ट्रायंगल का नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको टाइप ऑफ ट्रायंगल तो बताया ही नहीं है, मैंने एक जनरल ट्रायंगल लिया है। इनके साइड्स के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसके साइड्स कैसे हैं, तो मैं इसका अनुमान भी नहीं लगा सकता ट्रायंगल कैसा है। तो मैंने एक जनरल ट्रायंगल कंसिडर किया, ठीक है। तो मैं बात करूंगा मीडियन की। मीडियन क्या होता है कि मीडियन ये है, जैसे मैंने एडी मीडियन को ड्रॉ किया है यहाँ पे, वर्टेक्स ए से सामने वाली लाइन पर एक लाइन ड्रॉ किया, और ये लाइन जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये एडी लाइन है, ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर ही हो, जरूरी नहीं है। ये बस जरूरी ये है कि पॉइंट डी जो है वो हमेशा ही बाइसेक्ट करेगा लाइन बीसी को। मीडियन का मतलब ही यह है कि पॉइंट डी है जो मिड पॉइंट है इस चीज का, लाइन बीसी का, ठीक है ना। तो पॉइंट डी मिड पॉइंट है, पॉइंट ई मिड पॉइंट है, और पॉइंट एफ भी मेरा मिड पॉइंट है उनके साइड्स के रिगार्डिंग। क्योंकि एक ट्राइंगल में हम मैक्सिमम 3 मीडियन ही ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी तीनों वर्टेक्स से। और वर्टेक्स ए से मीडियन एडी ड्रॉ किया, वर्टेक्स सी से सी एफ, वर्टेक्स बी से बी ई, मैंने 3 मीडियन ड्रॉ किए, ठीक है ना। तो आपको यही पता होना चाहिए ये कि मीडियंस बाइसेक्ट लाइन, ठीक है ना। जो मीडियंस हैं लाइन को बाइसेक्ट करते हैं, पहली कंडीशन। और आपने एक चीज देखा, मेरे पास 3 मीडियंस हैं, ए डी बी ई सी एफ, तो ये तीनों किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट तो करेंगे ना एक दूसरे को, जिस भी पॉइंट पर। ये डेफिनेशन है, इसको आप जरूर ही ध्यान से सुनिए। क्या चीज है कि मीडियंस हैं, तीनों मीडियंस जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इनका जो कटान बिंदु होगा वही पॉइंट जो है मेरा सेंट्रॉइड कहलाता है। ये मेरा पॉइंट क्या होगा, जी, सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है हमारा सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। अब इतना तो आपने समझ लिया। अब एक चीज और देखिए कि मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन किस रेशियो में कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मीडियंस का रेशियो नहीं पता है तो आप इसमें आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सेंट्रॉइड होता है, वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, या फिर कहा जाए जो मीडियंस हैं वो सारे ही एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। मतलब ये डिस्टेंस 2, ये डिस्टेंस 1 है, ऐसे ही ये डिस्टेंस 2 ये 1 हो जाएगी, और ये 2 और ये 1 हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको इसमें इतना ज्यादा नहीं लिखने वाला, क्योंकि सब कुछ लिखाया नहीं जाता है, कुछ चीजें बोली भी जाती हैं, तो आप उसको बस समझना। रेशियो में यहाँ पे लिख देता हूँ, 2:1 के रेशियो में ये डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। इतनी जानकारी हो गई। इतनी जानकारी के बाद अब लौट के आते हैं अपने मेन कंटेंट पे। कंटेंट ये है, हमें सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट डी। पॉइंट डी मेरा क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बीसी है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करना आता है, नहीं आता है तो मैं आपको सिखाता हूँ। आपने कहा पॉइंट डी जो है मिड पॉइंट है, जी बिल्कुल मिड पॉइंट है। कह दीजिए 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा एक दूसरे को, ये बिल्कुल कर रहे होंगे। बाइसेक्ट कर रहा है ना, दोनों डिस्टेंस बराबर है, ये वाली और ये वाली डिस्टेंस बराबर है। मैं कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए 1:1 है, ठीक है। तो ये 1:1 है, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस सेक्शन फार्मूला यूज करके मैं इसका पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट जो होंगे क्या होंगे, डी इज इक्वल टू 1 इंटू दिस और 1 इंटू दिस, मतलब x3 प्लस x2 अपॉन 2, क्योंकि इन दोनों का सम जो है 2 आएगा, कॉमा। सिमिलरली y के लिए y3 प्लस y2 अपॉन 2। तो आपको पॉइंट डी भी मिल गया, ठीक है। अब क्या मैं लाइन एडी में सेक्शन फार्मूला यूज नहीं कर सकता हूँ। एक एडी लाइन लेता हूँ, मेरे पास रेशियो है, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है, पॉइंट ए भी मुझे क्लियर हो चुका है, मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, पॉइंट ए मेरे पास है। तो एडी में मैं सेक्शन फार्मूला यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ जो जी है सेंट्रॉइड, इसके कोऑर्डिनेट जो है x, y है, तो हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगी,
जी एक्स कॉमा वाई हमको फाइंड आउट करना है। इसमें एक्स की वैल्यू इक्वल होगी इस चीज के, मैं इसमें सेक्शन फार्मूला यूज करता हूं, तो 2 इंटू दिस, 2 इंटू x3 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू दिस x1, ठीक है ना, अपॉन में 2 प्लस 1, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 और टोटल के अपॉन में 3, ये हो गई x की वैल्यू, ठीक है ना। सिमिलरली मैं y के रिगार्डिंग निकाल सकता हूं, तो y की वैल्यू क्या होगी, y1 प्लस y2 प्लस y3 और टोटल के अपॉन में 3। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब इसके आगे एक पॉइंट और है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी तक आपको वर्टेक्स गिवन थे, ठीक है, वर्टेक्स गिवन थे, तो आपने ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर लिया, सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर लिया। तो अब इसमें आगे बात करते हैं कि इस बार हमें ट्रायंगल के वर्टेक्स नहीं गिवन है, ये साइड्स हैं ट्रायंगल की ए बी बी सी और सी डी। हमें जो साइड्स हैं ट्रायंगल की ए बी बी सी और सी ए, इनके मिड पॉइंट्स गिवन है। दैट इज हमें पॉइंट डी ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स पता है। तो हमसे पूछा है कि इन मिड पॉइंट्स को मीट करने से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा अंदर, मतलब जो ट्रायंगल है डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ का सेंट्रॉइड हमसे पूछा है। ट्रायंगल एबीसी की साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हमसे पूछा गया है कि आप इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट कीजिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मिड पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, दिस प्लस दिस अपॉन 2, अगर डी की मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये हो गया डी। सिमिलरली ई क्या होगा मेरा, x1 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y3 अपॉन 2, और f के निकालते हैं तो f के क्या होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होगा पॉइंट डी ई और f के कोऑर्डिनेट्स। कुछ देर के लिए आप यह मान लीजिए कि आपके पास वर्टेक्स एबीसी गिवन ही नहीं है, आपको गिवन है पॉइंट डी, पॉइंट ई और पॉइंट एफ। तो मैं इनको साफ कर देता हूं, ठीक है ना। तो आपके पास एबीसी गिवन ना होके डी ई एफ गिवन है। अब डी ई एफ गिवन है तो ट्राइंगल डी ई एफ का आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं, तो आपको एक चीज नोट कर पा रहे होंगे कि D और P, ये भी तो एक मीडियन रहेगा। अगर मैं वर्टेक्स D से सामने वाली साइड FE पर एक मीडियन ड्रॉ करता हूं जो इसको पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक है। सिमिलरली एक ये और ये इक्वल होगी, क्योंकि ये मीडियंस हैं छोटे वाले ट्राइंगल के। डी ई एफ के जो मीडियंस हैं कौन कौन से हैं, डी पी छोटा वाला ये, और ई क्यू और एफ आर, ये मीडियंस हैं अंदर वाले ट्राइंगल के लिए, ठीक है ना। इतना कुछ आपने देख लिया, आप चाहें तो इसको रिमूव कर दें, ट्राइंगल ही खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, मैं इस ट्राइंगल को ही साफ कर देता हूं। तो आपके पास अब ये ट्राइंगल बचा छोटा सा, तो आपको इस वाले ट्राइंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। थोड़ी देर के लिए मैं एक्स वाई मान लूंगा, इसको आगे सॉल्व करूंगा। तो अब आप एक चीज यहाँ पर देखते हैं कि आर पी और जो क्यू है ये भी तो मिड पॉइंट्स होंगे, क्योंकि मेरे पास एफ आर मीडियन है, पी और डी मीडियन है, क्यू और ई मीडियन है। तो मीडियन है तो मतलब ये मिड पॉइंट्स हैं, और 2:1 के रेशियो में भी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना, कर रहे होंगे, ठीक है। सिमिलरली ये भी 2:1 के रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ।
मैं मीडियन यहाँ पर एज्यूम करता हूँ एफ और आर को। तो आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले कैसे करेंगे, तो दिस प्लस दिस अपॉन टू, दिस प्लस दिस अपॉन टू। मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ पॉइंट आर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 प्लस x3 अपॉन टू प्लस x2 प्लस x3 अपॉन टू और टोटल के अपॉन में 2। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों के देखते हैं, ये दोनों सिमिलर हैं तो अपॉन में 2 आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 अपॉन 4। सिमिलरली y के लिए निकालता हूं तो मेरा पॉइंट ये हो जाएगा, r पॉइंट जो मेरा है क्या हो जाएगा, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 अपॉन 4 y1 प्लस 2y2 प्लस y3 अपॉन 4। ये पॉइंट हो गया मेरा r। अब हमको r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब r के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं तो अब आगे निकालना है हमको किसके, g के कोऑर्डिनेट्स। तो g क्या है अभी देखते हैं। अब आप एक चीज देखिए, क्या मैं एफ आर में सेक्शन फार्मूला यूज नहीं कर सकता। एफ मेरे पास अवेलेबल है, आर मेरे पास अवेलेबल है, और इनका रेशियो 2:1 भी मेरे पास अवेलेबल है। तो क्या मैं जी के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, एफ भी अवेलेबल है, आर भी अवेलेबल है, रेशियो भी अवेलेबल है। जी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो लेट जी के कोऑर्डिनेट जो है एक्स और वाई है, तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो एफ आर में हम सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो पाते हैं कि जी कोऑर्डिनेट ऑफ जी है, तो मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल होगा 2 टाइम्स आर के मल्टीप्लाई में कर देंगे कोऑर्डिनेट्स को, आर के मल्टीप्लाई में ये रहेंगे। तो क्या है, आर के कोऑर्डिनेट जो है ये हैं, तो 2 इंटू x1 प्लस 2x2 प्लस x3 अपॉन 4 प्लस 1 इंटू ये 1 है, 1 इंटू एफ वाले कोऑर्डिनेट्स, इसके क्या है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और टोटल के अपॉन में कितना आएगा, 2 प्लस 1 डेट इज 3। अब क्या ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, x किसके इक्वल होगा, x इक्वल होगा, और यहाँ पे 2 सेम बचेगा, तो x1 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2 इंटू 3। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली बचा क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। और सिमिलरली अगर मैं y के निकालता हूँ तो y के भी क्या आएंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर एक कंक्लूजन निकलता है, वही कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि हमने जब ट्रायंगल के वर्टेक्स हमको गिवन थे, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल हमको गिवन थे, तब हमने जो सेंट्रॉइड फाइंड आउट किया था उसके क्या फार्मूला था, तो वो था x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है ना। और अगर हमारे पास ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन नहीं है बल्कि उसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स के वर्टेक्स हमको गिवन है, जैसे कि यहाँ पर थे डी ई एफ के हमको गिवन थे, तो हम उनका सेंट्रॉइड निकालेंगे तो वो भी इक्वल होगा किसके, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। मतलब पूरे ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मिड पॉइंट्स को मिलाने से ट्राइंगल बन रहा है उसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है या सेंट्रॉइड है वो एक ही होगा और सिमिलर कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके। इंपॉर्टेंट है, पूरे ट्राइंगल के सेंट्रॉइड और उनके मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो बन रहा है ट्राइंगल उसके भी सेंट्रॉइड जो है वो सेम रहेगा। अब हम इसमें आगे बात करते हैं, किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है कि इसका स्लोप ढलान कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये लाइन है, अगर मैं इस लाइन का या इस इक्वेशन का x एक्सिस के साथ अगर मैं इस इक्वेशन का x रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, दैट इज
a इंटू 1 प्लस b इंटू dy अपॉन dx प्लस 0 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से dy अपॉन dx की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, इक्वल होगा माइनस का a अपॉन b। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो हमें dy अपॉन dx की वैल्यू मिली माइनस a अपॉन b। ये तो था इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में माइनस का a अपॉन b। इस डिफरेंशिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं टेंजेंट से, मतलब टेन थीटा। थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू किसके होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स के, और इक्वल किसके होगा, माइनस ए अपॉन बी। और ए यहाँ पर क्या चीज है, आप देख पा रहे होंगे, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बी है कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है ना। और एक चीज आप इस लाइन से देखिए, ए भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाइन के दो दो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं। तो अगर मैं इस लाइन को इसके फॉर्म में लिखूं, अगर मैं आपसे देख पा रहे होंगे, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले y के कोफिशिएंट को 1 बनाता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ y 1 बनाता हूँ। कैसे बनाएंगे, अगर मैं इसमें आगे बात करता हूँ तो मैं क्या करूँ, इस पूरे को b से डिवाइड कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आएगा, a अपॉन बी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो y किसके इक्वल होगा, माइनस a अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी। ठीक है ना। ये कुछ और नहीं है बल्कि इक्वेशन ऑफ लाइन था, जो कि ये रही। मैंने कुछ किया नहीं है इसमें, बस इसको एडजस्ट किया है। और अगर मैं इसकी कंपैरिजन करता हूँ किस चीज से, जो लाइन हमको गिवन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इससे मैं इसकी कंपैरिजन करता हूँ। पहले यहाँ पे जानते हैं सी, और ये है क्या चीज, एम। सी जो है इंटरसेप्ट है, एम जो है स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और ये लाइन जो है थीटा एंगल फॉर्म कर रही होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। तो एक चीज और देखते हैं हम, तो एम की वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल होती है वो अभी देखते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों लाइंस लिखी, y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दोनों लिखा। तो हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो पाते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू क्या है, m, और ऊपर किसके इक्वल है, माइनस का a अपॉन b। तो m भी यहाँ पर इक्वल हो गया a अपॉन b के। ठीक है ना, माइनस a अपॉन b के इक्वल m है, और टेन थीटा की वैल्यू हमने देखी थी तो वो भी माइनस a अपॉन b के इक्वल थी। तो देखा जाए ये सब कुछ एक ही तो है, m इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, या मैं लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, इसके बिना आगे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब भी स्लोप की जरूरत पड़ेगी फाइंड आउट करने की, आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती रहेगी। अब हम आगे इसमें बात करते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। ठीक है, तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है ऐसे ही दो लाइंस के बीच में। ठीक, मतलब क्या हुआ, अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर मैं ऐसे कह दूं इसको, यहाँ पे लिखता हूं मैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस हमें फाइंड आउट करनी है। दो लाइंस चाहिए, उनको कंसीडर करते हैं। क्या है, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। ठीक है ना। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस। अगर लाइंस के बीच में थीटा एंगल है तो यहाँ टेन थीटा की जो वैल्यू होती है ना, ये आपसे बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो किसके इक्वल होगी, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, एक तो ये रहा, और कभी कभार आप देखेंगे कि इसके ऊपर मॉड लगा होता है, क्योंकि हमें कभी कभार एग्जाम में जो है माइनस को नेग्लेक्ट करना होता है, तो आप इस पे मॉड लगा लीजिए। तो टेन थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस, और m1 m2 जो इनकी स्लोप्स हैं, अगर हमें दो लाइंस गिवन है तो उनकी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, और स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं तो उनके बीच का एंगल भी हम इस फार्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब दो लाइंस के बीच का हमने एंगल तो फाइंड आउट कर लिया, ये रहा। अब हमसे पूछा जाए वो लाइंस के एंगल कब 90 डिग्री होगा, कब 0 होगा, मतलब कब पैरेलल होंगे वो लाइंस और कब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो इन केसेस में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चेक करना है कि लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, या कंडीशन क्या है परपेंडिकुलर की। ठीक है ना। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, जो थीटा है वो किसका होगा, 90 के इक्वल। एंगल बिटवीन द लाइंस इज 90 डिग्री, और 90 है तो 10 90 की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। 10 90 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी, दैट इज 1/0। किसके इक्वल होगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 के। ठीक है ना। अब हम यहाँ से एक चीज देखते हैं, अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0, और m1 इंटू m2 की जो वैल्यू है किसके इक्वल हो जाएगी, -1 के। ठीक है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया, अगर उनकी प्रवणताओं या फिर इनकी स्लोप्स की मल्टीप्लाई अगर -1 के इक्वल है, तब मेरी जो लाइंस है वो कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां से लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब लाइंस की परपेंडिकुलर की कंडीशन हो गई m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, अगर उनकी स्लोप्स की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल है तब वो परपेंडिकुलर होंगी।